अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। जिस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इर्रेगुलर कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं। व्यूअर्स, अगर आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप लोगों को रेगुलर एंड इर्रेगुलर जो कंपैरिजन होता है एडजेक्टिव का, इसके डिफरेंस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। वैसे तो मैंने रेगुलर एंड इर्रेगुलर जो कंपैरिजन है इसके डिफरेंस पे एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मुख्तसर आपको ये बता दूं कि हमने पहले रूल्स स्टडी किए हैं फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के, कि आप किस तरह से एडजेक्टिव की डिफरेंट डिग्रीज को फार्मूलेट करते हैं। तो उसमें एक रेगुलर कंपैरिजन है एंड एक इर्रेगुलर कंपैरिजन है। रेगुलर कंपैरिजन ये है कि जब किसी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री को ही चेंज करके उसको मोल्ड करके उसकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है, तो ऐसे कंपैरिजन को रेगुलर कंपैरिजन कहते हैं। और इसमें हमने डिफरेंट रूल्स को भी स्टडी किया कि पॉजिटिव डिग्री के आखिर में ये आ रहा है तो आप ऐसे चेंज करेंगे, इससे रिप्लेस करेंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगी, सुपरलेटिव बन जाएगी। मुख्तसर ये है कि जब आप किसी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री को ही चेंज करके उससे कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाएं तो वो हमारा रेगुलर कंपैरिजन होता है। जैसे कि अब एबल है तो एबल से एबलर, एबलेस्ट, ठीक है। हैप्पी, हैप्पी से हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। तो उसी डिग्री में चेंज करके आप नेक्स्ट जो है आगे दूसरी डिग्रीज बना रहे हैं। लेकिन इर्रेगुलर कंपैरिजन इसके उल्ट है, इसके बरक्स है। इसमें यह है कि आप पॉजिटिव जो डिग्री है एडजेक्टिव की उससे कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाते, बल्कि वो इससे डिफरेंट होंगे, नए वर्ड होंगे। और इनको बनाने का कोई रूल नहीं है, आपको इनको ज़ुबानी ही याद रखना पड़ेगा। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये याद हो जाता है। अच्छा, उसमें एक बात और आपको बता दूं, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, लंबा है। उसकी वजह ये है कि इर्रेगुलर कंपैरिजन में कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं कि इनके यूज़ के हवाले से स्टूडेंट्स को थोड़ी कन्फ्यूज़न रहती है, बड़ी गलतियां करते हैं। खासकर एमसीक्यूज़ वाले पेपर में करेक्शन ऑफ एरर वाला जो सवाल होता है तो इनके यूज़ में गलतियाँ कर देते हैं। इसलिए स्पेसिफिकली कुछ एडजेक्टिव्स जो हैं उनके यूज़ के ऊपर डिटेल में बात की गई है। इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो इसको पार्ट्स में ऑर्गेनाइज कर दिया है। पार्ट्स में इसलिए ऑर्गेनाइज किया है कि जो लोग पूरा टॉपिक को नहीं समझना चाह रहे, किसी एक एडजेक्टिव के यूज़ को समझना चाह रहे हैं, स्पेसिफिकली किसी एक कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हैं, तो उनको पूरा टॉपिक ना देखना पड़े, पूरा लेक्चर ना सुनना पड़े, वो उस एक रेलेवेंट वीडियो को देखें और उनका टाइम सेव हो जाए, वो अपना जो उनका प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए। ये पहला पार्ट है। इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रेगुलर कंपैरिजन होता क्या है और उसकी चंद एग्जांपल्स हैं। और आगे जाके इन तमाम पार्ट्स को इकट्ठा एक ही वीडियो की शक्ल में भी तरतीब दे दिया गया है, क्योंकि जो लोग कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं या पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे लेक्चर को सुनना चाहते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है पार्ट्स में सुनना। फिर एक ही वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट होगा तो उनके लिए ईजी होता है। तो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स की प्लेलिस्ट है चैनल पे। तो प्लेलिस्ट के अंदर जितनी भी वीडियोज़ हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, वो वन लेक्चर इन वन वीडियो की शक्ल में ही है, पार्ट्स की शक्ल में नहीं है। तो अगर आप एक आध कॉन्सेप्ट को देखना चाह रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पार्ट को देखना चाह रहे हैं, तो थंबनेल पे आपको नज़र आ जाता है, आप उसको देख सकते हैं। अगर पूरे लेक्चर को आप सुनना चाह रहे हैं, पूरे टॉपिक को समझना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये तमाम पार्ट्स एक वीडियो की शक्ल में आपको मिल जाएंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। इर्रेगुलर कंपैरिजन क्या होता है पहले मैं बता चुका हूँ। When comparative and superlative forms of an adjective are not derived from its positive form, then this phenomenon is called as irregular comparison. सिंपली जब आपकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री जो है वो पॉजिटिव डिग्री से फार्मूलेट नहीं हो रहे, तो इस कंपैरिजन को इर्रेगुलर कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स कहते हैं। देयर आर मैनी एडजेक्टिव्स विच आर कंपेयर्ड इर्रेगुलरली। बहुत से एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो कि जिनका कंपैरिजन इर्रेगुलर होता है। एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। अब आप देख लें, गुड और है, पॉजिटिव डिग्री और है, कंपैरेटिव बिल्कुल ही डिफरेंट है और सुपरलेटिव भी डिफरेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक से दूसरी बनती हुई नज़र आ रही हो। इसी तरह वेल, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, इवल, वर्स, वर्स्ट, इल, वर्स, वर्स्ट। अच्छा, इसमें ये भी देखना है कि डिफरेंट वर्ड की जो है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज सेम हो सकती है, और बाज़ अकात डिफरेंट जो एडजेक्टिव्स हैं उनकी पॉजिटिव डिग्री सेम होगी, लेकिन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिफरेंट होगी। अभी आपको दिखाते हैं, देखें, ये बैड है, इवल है, इल है, तीन डिफरेंट एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन इनकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री सेम है, वर्स, 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 वर्स। तो ये डिफरेंट आप देख सकते हैं एडजेक्टिव हैं, इनकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री सेम है। इसी तरह आगे भी आपको नजर आएंगी कुछ चीज़ें। लेट है, लेट से जो कंपैरेटिव डिग्री लेटर भी हो सकता है, डबल टी वाला लेटर भी हो सकता है। इसी तरह लेटेस्ट भी हो सकता है और लास्ट भी हो सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, यही चीज़ें आपको नेक्स्ट आगे समझाएगी। इनका जो यूज़ है कि डिफरेंट जो है ये डिग्रीज, यानी लेटर कहाँ पे यूज़ हो रहा है, लेटर कहाँ पे यूज़ हो रहा है, लेटेस्ट कहाँ पे यूज़ हो रहा है और लास्ट कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो ये जहन में रखना है कि लेटर एंड लेटर ये दो कंपैरेटिव डिग्री हैं लेट की। इसी तरह लेटेस्ट एंड लास्ट ये भी लेट की है।
फार, फार्दर, फारदेस्ट, लिटल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट। अब ये देखें ना, फिर यहाँ पे मच है, यहाँ पे मैनी है, कंपैरेटिव दोनों की मोर है और सुपरलेटिव दोनों की मोस्ट है। अच्छा, ये ध्यान में रखना है, जो मच है ये क्वांटिटी को शो करता है, क्वांटिटी यानी मिकदार, और जो मैनी है ये तादाद को शो करता है, नंबर। ठीक है, तो अब दोनों का यहाँ पे है तो मोर मोर ही, लेकिन ये वाला मोर क्वांटिटी को शो करेगा, ये नंबर को। इसी तरह ये मोस्ट क्वांटिटी को, ये मोर जो है मोस्ट जो है नंबर को। यही चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे हम, हर एक एडजेक्टिव का यूज़ देखेंगे डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर, तो आपको क्लियर होता जाएगा। इसी तरह ये फोर है, फोर क्या, फॉर्मर, फॉरमोस्ट एंड फर्स्ट। ठीक है, ये भी यानी फर्स्ट भी है और फॉरमोस्ट भी है इसकी सुपर। इसी तरह फोर जो है इसकी फर्दर भी है एंड फर्दस्ट भी है। आप देखें ना, एक ही आपका एडजेक्टिव है ये फोर, तो इसकी आप देखें ना, आप कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री डिफरेंट है। यानी एक सिचुएशन ऐसी है कि इसकी फॉर्मर है, दूसरी में फर्दर है। इसी तरह जो सुपरलेटिव, एक सिचुएशन में इसकी फॉरमोस्ट है, एक में फर्स्ट है, एक में फर्देस्ट है। तो ये आपको बड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसको जहन नशीन करने के लिए। इसी तरह ओल्ड है, ओल्ड की ओल्डर भी है और एल्डर भी है। अब ओल्डर एंड एल्डर में क्या फ़र्क है ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, बस यहाँ पे आप ये याद रखें कि ओल्डर और एल्डर दोनों ही ओल्ड के कंपैरेटिव डिग्री हैं। इसी तरह ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट। ठीक है, इन से इनर भी है। ठीक है, इनर कंपैरेटिव डिग्री है और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है इनकी, वो इन मोस्ट है और इनर मोस्ट भी है। इन मोस्ट का वर्ड बहुत कम आपने देखा होगा, लेकिन इन मोस्ट भी यूज हो जाता है। आउट का इसी तरह आउटर है और अटर भी है, आउटर एंड अटर। इसी तरह आउट की जो सुपरलेटिव डिग्री है अट मोस्ट भी है और अटर मोस्ट भी है। ये अटर मोस्ट और बहुत कम आपने देखा होगा। अच्छा जी, अप का अपर है, अप मोस्ट भी है और अपर मोस्ट भी है। इसी तरह नाई, नायर, नाइस्ट एंड नेक्स्ट। तो ये लास्ट में एक छोटा सा नोट वो ये है कि फॉर्म्स फॉर, अटर, नायर, नायर एंड नाइस्ट आर आउटडेटेड नो। हाँ जी, ये जो वर्ड्स हैं ये मतरूक हो गए हैं। मतरूक का मतलब ये है कि आउटडेटेड हो गए हैं, पुरानी इंग्लिश की बात करते हैं। आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके अंदर ये एडजेक्टिव या इनकी ये वाली जो फॉर्म्स हैं ये यूज़ नहीं होती। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि लेटर, लेटर, लेटेस्ट एंड लास्ट, इनका यूज़ क्या है, इनके मीनिंग क्या है और इनको किस तरह से हमने ठीक तरीके से यूज़ करना है। जी, तो स्टार्ट करते हैं। लेटर एंड लेटेस्ट, एक्सप्रेस टाइम। जी, ये वाला जो लेटर है और ये वाला लेटेस्ट, यानी सिंगल टी वाला जो लेटर है और लेटेस्ट है, ये टाइम के लिए हैं, ये टाइम को ज़ाहिर करते हैं। इसके बाद वाई लेटर एंड लास्ट, ये डबल टी वाला लेटर जो है और लास्ट ये पोजीशन को शो करते हैं। तो ये पॉइंट आपने ज़हन में रखने हैं कि सिंगल टी वाला लेटर एंड लेटेस्ट ये टाइम को, लेटर एंड लास्ट जो है ये पोजीशन को। अभी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। शी वॉज लेटर देन वी एक्सपेक्टेड, जितनी हमने तवक्को की थी वो उससे भी तखीर से आ रही थी, यानी लेट थी, तखीर थी उसको आने में। तो लेटर यहाँ पे टाइम यानी देर से आना, देरी वक़्त को ज़ाहिर करती है, तो ये टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे, यानी बाद में आना, यानी जो तवक्को है उससे भी बाद में वो यानी आई। आई हैव नॉट वॉच द लेटेस्ट मूवी, मैंने लेटेस्ट मूवी नहीं देखी। लेटेस्ट का मतलब है जो न्यू वन, जो अभी आखिर में आई है। ठीक है ना, फ़र्ज़ करें पूरे साल में 40-50 मूवियाँ चल चुकी हैं, तो जो सबसे आखिर में आई है, ठीक है, एंड पे, यानी उससे बाद कोई नहीं, जो सबसे आखिर में है उसको लेटेस्ट कहेंगे। तो सबसे बाद में आने वाली लेटेस्ट जो है ये भी टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। द लेटर पार्ट्स ऑफ द मूवी वर नॉट इंटरेस्टिंग। जी, अब ये लेटर का मतलब ये है कि जो एक मूवी है घंटे की है, फ़र्ज़ करें या 2 घंटे की मूवी है, तो उसके आखिरी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, यानी आखिर वाला हिस्सा, लेटर पार्ट, आखिर वाले हिस्से, आखिरी हिस्से जो थे वो जो है वो कोई ज़्यादा दिलचस्प नहीं थे। तो यहाँ पे लेटर जो है पोजीशन, यानी 2 घंटे की मूवी है तो आखिरी जो हिस्सा है उसकी आखिरी पोजीशन जो है वहाँ से वो इंटरेस्टिंग नहीं थी। शी वॉज स्टैंडिंग लास्ट इन द रो। अब लास्ट डेफिनेटली आखिर में, ये भी पोजीशन है। रो है तो उसके आखिर में, यानी उसकी पोजीशन क्या है, स्टार्ट में नहीं है, दरमियान में नहीं, आखिर में। तो लास्ट भी यहाँ पे पोजीशन को एक्सप्रेस कर रहा है। इसी तरह आर्स इज़ द लास्ट शॉप इन द मार्केट, हमारी मार्केट में आखिरी दुकान है। इसी तरह मार्केट के अंदर बहुत सी दुकानें हैं, शॉप्स बनी हुई हैं,
तो जो सबसे आखिर में है, जो लास्ट है पोजीशन के लिहाज से, तो वो हमारी शॉप है। तो यहाँ पे लास्ट जो है ये पोजीशन को एक्सप्रेस कर रहा है। अच्छा, इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वी मे आल्सो से दैट लेटर शोज द लास्टली डन एक्ट वेयर एज लेटेस्ट शो द समथिंग न्यू वन। हाँ जी, ये मैं आपको लेटेस्ट के बारे से तो बता चुका हूँ कि समथिंग न्यू वन जो सबसे आखिर में आई है, सबसे बाद में आने वाली नई, ठीक है। और ये लेटर जो है इसको आप किसी ऐसे काम के बारे में या किसी ऐसी चीज़ या हैपनिंग के बारे में कह सकते हैं कि जो सबसे आखिर में आप करेंगे, ठीक है। लेटर का मतलब लास्टली डन यानी बाद में किया जाने वाला, बाद में किया जाने वाला, या कह लें कि आखिर में किया जाने वाला। लेटर का मतलब है आखिर में किया जाने वाला, और लेटेस्ट जो है इसका मतलब है जो न्यू वन, ठीक है ना। होता तो लेटेस्ट जो है ये भी आखिर वाला ही होता है, यानी जो आ रहा है, यानी एक सीरीज जारी है तो उसमें जो आखिर वाला, लेकिन आपने लेटेस्ट को आखिर वाले की सेंस में नहीं देखना, आपने इसको देखना न्यू वन, यानी जो नई आई है, नई की सेंस में आपने लेटेस्ट को लेना है, और लेटर को आपने आखिर वाले की सेंस में लेना है। शी विल सी दिस लेटर, वो इसको बाद में देखेगी या इसको वो आखिर में देखेगी। इट इज़ द लेटेस्ट कंप्यूटर, ये आखिरी कंप्यूटर है, ये गलत हो जाएगा, आखिरी कंप्यूटर नहीं होगा ये जो नया आने वाला कंप्यूटर है जो बाद में आया है, ठीक है ना। लेटेस्ट एडिशन, बाद में आने वाला, नया आने वाला। तो ये आपने अगर इसको ये कहेंगे इट इज़ द लेटेस्ट कंप्यूटर, ये आखिरी कंप्यूटर है, तो ये गलत हो जाएगी आपकी सेंस। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको आपसे इसलिए शेयर की गई है कि लेटर का मतलब है बाद वाला या बाद में किया जाने वाला, और लेटेस्ट का मतलब है नया, या जो है नया कुछ आने वाली चीज़ जो होती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं लेटेस्ट मॉडल आ गया। के अंदर हम चंद जो हैं सेम नज़र आने वाले एडजेक्टिव्स को स्टडी करेंगे, उनके यूज़ को देखेंगे, क्योंकि ये साथ में सेम नज़र आते हैं, मिलते जुलते हैं, तो यूज़ में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है और अक्सर ही इनको गलत भी कर बैठते हैं। तो आज हम समझेंगे कि इनका मीनिंग क्या है और हमने इनको किस तरह से यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट को जी। तो ये जो आपका ई के साथ है, ओ वाले नहीं, जो ई के साथ है, एल्डर एंड एल्डेस्ट, इनके बारे में याद रखना है आपने हमेशा कि दे एक्सप्रेस ओनली द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। सेम फैमिली के मेंबर्स की जब बात हो रही है कि उनमें कौन जो है वो एक कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन दूसरे से बड़ा है, तो एक ही फैमिली के मेंबर्स के दरमियान जब बात हो रही है तो तब ही आपने इनको एल्डर एंड एल्डेस्ट को यूज़ करना है, वरना यूज़ नहीं करना। और इसमें एक और बात यह है, मोर ओवर दे रिप्रेजेंट ओनली पर्सनस, दे आर नॉट यूज्ड ऑफ एनिमल्स आर थिंग्स जी। और ये भी दूसरी बात ये है कि एनिमल्स के लिए या चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, ठीक है, ये पर्सनस के लिहाज से होंगे, यानी किसी जगह पर चंद जानवर हैं तो उनके लिए नहीं आप यूज़ कर सकते कि ये एल्डेस्ट गोट है या ये एल्डर बफलो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सनस के लिए यूज़ होंगे, ठीक है, और फैमिली के अंदर, एक ही फैमिली के पर्सनस के अंदर। तो एग्जांपल देख लेते हैं। नवीद इज़ माय एल्डर ब्रदर, नवीद मेरा बड़ा भाई है। आयशा इज़ हिज एल्डेस्ट डॉटर, आयशा उसकी सबसे बड़ी बेटी है। नोट द वर्ड देन नेवर फॉलो द वर्ड एल्डर, हाँ जी, ये भी ध्यान में रखना है। बात का को कंफ्यूज करने के लिए करेक्शन ऑफ एरर वाले जो आपके सेंटेंसेस होते हैं, खुसूसन जो वन पेपर एमसीक्यू वाला जो पेपर होता है उसके अंदर एल्डर के बाद या एल्डेस्ट के बाद अगर देन लगा दिया तो ये गलत है। एल्डर और एल्डेस्ट के बाद देन नहीं आएगा कभी भी। नेक्स्ट है जी ओल्डर एंड ओल्डेस्ट, हाँ जी, ये पहले हमने ई वाले बात की है, अब ओ वाले। एक्सप्रेस बोथ पर्सन एंड थिंग्स जी, ये एल्डर एंड ओल्डर, एल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट, इनमें फ़र्क ये है कि वो फैमिली के मेम्बर्स के लिए और पर्सन के लिए यूज़ होते हैं, ये सब के लिए यूज़ होते हैं, पर्सन के लिए भी, चीज़ों के लिए भी, एंड दे आर नॉट कन्फाइंड टू फैमिली मेम्बर्स ओनली। और ये फैमिली मेम्बर्स की हद तक महदूद नहीं है, ये किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं। जैसे नवीद इज़ ओल्डर देन अहमद, नवीद जो है वो अहमद से बड़ा है। अब यहाँ पे आपने अगर ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो नवीद अहमद से पुराना है नहीं कर देना, ठीक है, थोड़ा सेंस में भी जाना होता है। नवीद अहमद से बड़ा है, यानी पर्सन्स की बात हो रही हो तो ओल्डर का मतलब बड़ा होता है, और अगर चीज़ों की बात हो रही हो तो ओल्डर का मतलब पुराना होता है। हिज बाइक इज़ ओल्डर देन माइन, उसकी जो बाइक है वो मेरी बाइक से पुरानी है। नवीद इज़ द ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास, नवीद जो है वो क्लास में सबसे बड़ा है, बड़ा लड़का है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पुराना नहीं कह देना कि सबसे पुराना है। इसी तरह दिस इज़ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन इन द सिटी, शहर के अंदर ये सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। तो व्यूअर्स इस वीडियो में इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन 4 एडजेक्टिव्स का यूज़ का जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि इर्रेगुलर कंपैरिजन में
ये किस तरह से यूज़ होते हैं। इसमें हम दो एडजेक्टिव फर्दर एंड फर्दर के यूज़ को समझेंगे। देखिए ये सेम नज़र आने वाले एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन इनके स्पेलिंग्स में डिफरेंस है। इनका यूज़ भी मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा यूज़ इनका समझने वाला है, क्योंकि ये मिलते जुलते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और इनको गलत कर बैठते हैं। तो चलें देखते हैं जी। बोथ फादर एंड फर्दर, फादर एंड फर्दर, ये मैंने आई थिंक पहले इनको गलत प्रोनाउंस कर दी है। फादर एंड फर्दर, both farther and further are used to denote distance. However, further express much and additional state. जी, ये जो आपका farther and further है, ये दोनों ही distance यानी फासले को, दूरी को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि farther का मतलब होता है दूर, ठीक है ना, दूर, और जो further है इसका मतलब होता है मज़ीद यानी एडिशनल, ठीक है ना। तो ये इसको समझने की कोशिश करें। farther का मतलब दूर है और further का मतलब है एडिशनल यानी कि अजाफी या मज़ीद। अभी एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आर हाउस इज़ फार्दर फ्रॉम स्कूल दैन दैट ऑफ अलीज, अली की निस्बत जो हमारा घर है वो स्कूल से दूर है, यानी फ़र्ज़ करें अली का 2 किलोमीटर है, हमारा 3 है 4 है, यानी ज़्यादा दूर है। इस्लामाबाद इज़ फार्दर और फर्दर फ्रॉम कराची दैन लाहौर। अब इसमें आप ये जो सेंटेंस है, इस सेंस में आप फार्दर भी यूज़ कर सकते हैं, फर्दर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो इस्लामाबाद है वो कराची से ज़्यादा दूर है लाहौर की निस्बत। तो अब फार्दर भी यूज़ हो सकता है, दूर है, फर्दर भी हो सकता है कि मज़ीद आगे है, या अगर आप यहाँ पे फर्दर यूज़ करेंगे तो आप कहेंगे इस्लामाबाद जो है लाहौर की निस्बत कराची से मज़ीद आगे है, ठीक है ना, या कराची की निस्बत लाहौर से मज़ीद आगे है। तो अगर आप फर्दर नहीं करेंगे, आप फार्दर यूज़ करेंगे, तो फिर आप कह देंगे कि इस्लामाबाद जो है ये लाहौर की निस्बत कराची से जो है दूर है। वी मस्ट लीव ऑफिस विदाउट फर्दर डिले, हमें मज़ीद देर किए बगैर ऑफिस को छोड़ देना चाहिए। अब फर्दर यहाँ पे मज़ीद के मीनिंग दे रहा है, यहाँ पे फार्दर करेंगे तो गलत हो जाएगा। आवर कन्फेशन, आफ्टर कन्फेशन ही ट्राई टू अवॉइड फर्दर मिस्टेक्स, ठीक है। तो अपना जुर्म कबूल कर लेने के बाद, कन्फेशन के बाद जो है उसने कोशिश की बचने की मज़ीद गलतियों से। तो यहाँ पे फर्दर मज़ीद, अगर फार्दर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी फर्दर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इनके यूज़ को जहन में रखना है कि फार्दर दूर और फर्दर जो है इसका मतलब होता है मज़ीद अजाफी। लेकिन कहीं कहीं जो फर्दर है ये दूरी के मीनिंग भी देता है, जैसे कि इस इस्लामाबाद वाले सेंटेंस में मैंने आपको समझाया। में हम दो एडजेक्टिव्स नियरेस्ट, नियरेस्ट एंड नेक्स्ट, इन दोनों का जो यूज़ है इसके डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। Nearest gives the meaning of shortest distance away, while next express one of a sequence of things coming one after the other. जी, ये जो आपका nearest है, nearest का मतलब ये है कि shortest distance away यानी मुख्तसर तरीन फासले पर, या दूसरे लफ्ज़ों में करीब तरीन, नज़दीक तरीन। नेक्स्ट का मतलब है वन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ थिंग्स, यानी तरतीब के साथ कुछ चीज़ पड़ी हुई हैं, चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक सीक्वेंस है, तो इन सीक्वेंस में जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं उनमें से किसी एक को रिप्रेजेंट करता है वन आफ्टर दी अदर, यानी एक के बाद दूसरा। अगर हम ट्रांसलेशन में जाएं इसको समझने के लिए, तो नियरेस्ट का मतलब बनता है करीब तरीन और नेक्स्ट का मतलब बनता है अगला। जैसे हम कहते हैं इसके बाद अगला कौन है, जैसे बुला रहे होते हैं नेक्स्ट 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 आ रहे। तो सेंटेंसेस में इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं तो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। माई हाउस इज़ नियरेस्ट टू पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से मेरा घर जो है ये करीब तरीन है, ठीक है, नज़दीक तरीन है। वेयर इज़ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, करीब तरीन पुलिस स्टेशन कहाँ पे है, ठीक है ना, करीब तरीन। वैसे पुलिस स्टेशन 4-5 हैं एक शहर में, तो कोई पूछ रहा है कि जो करीब तरीन है, जो सबसे नज़दीक है, वो कहाँ पे है। आवर स्कूल इज़ नेक्स्ट टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से अगला हमारा स्कूल है, यानी आप जा रहे हैं तो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, उन बिल्डिंग्स में से एयरपोर्ट आता है और एयरपोर्ट के आगे जो बिल्डिंग है वो हमारा स्कूल है, ठीक है ना, यानी एयरपोर्ट के बिल्कुल आगे नेक्स्ट टू द एयरपोर्ट जो है हमारा स्कूल है। माई टीचर लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस,
मेरे जो टीचर हैं, मेरे उस्ताद हैं, वो अगले घर में रहते हैं। यानी इस तरह सीक्वेंस में घर आ रहे हैं, गली है, तो ये आपका घर है, आपसे कोई पूछ रहा है कि हर कहाँ पे है, तो आप सर का घर कौन सा, तो आप कहते हैं जो नेक्स्ट घर है, मेरे घर से बिल्कुल अगला घर जो है वो सर का है। तो इन शॉर्ट नियरेस्ट का मतलब होता है करीब तरीन या नज़दीक तरीन, और नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, वन आफ्टर द अदर इन अ सीक्वेंस। जिसके अंदर हम चंद मखसूस एडजेक्टिव्स जैसे कि फॉर्मल, लेटर, इनर, आउटर एंड अटर को स्टडी करेंगे, इसके यूज़ को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फॉर्मल एंड लेटर, और ये ज़हन में रखना है कि ये डबल टी वाला लेटर है, सिंगल टी वाला नहीं है, LATTE और लेटर। तो क्या है जी, फॉर्मल मीन्स फर्स्ट इन द ऑर्डर एंड लेटर मीन्स लास्ट इन द ऑर्डर ऑफ सेम सीरीज। जिस सीरीज़ का मतलब ये होता है कि एक सिलसिला है, ठीक है, सिलसिले के अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं, दो अफराद हो सकते हैं, यानी एक के बाद दूसरी कोई चीज़ आ रही है, कोई फ़र्द आ रहा है, कोई ग्रुप आ रहा है चीज़ों अफराद का, एक ग्रुप है फिर दूसरा ग्रुप है, किसी भी बातचीत के अंदर ये लिखा हुआ, तो सीरीज़ है, एक सिलसिला है। अब सिलसिले के अंदर तरतीब होती है, यानी एक चीज़ पहले होगी बाद में होगी डेफिनेटली। तो जो पहले चीज़ आ रही है एक सीरीज़ के अंदर, एक तरतीब के अंदर, ऑर्डर के लिहाज से जो पहले आ रही है उसे हम क्या कहेंगे, वो फॉर्मर है। और जो तरतीब के लिहाज से, यानी एक सिलसिले में तरतीब के लिहाज से बाद में आ रही है, उसको हम लेटर कहेंगे। जैसा कि बोथ द एलिफेंट एंड डियर आर herbivores, the former animals is much larger than the later। दोनों ही एलिफेंट और आपका जो हिरन है ये हर्बीवोर्स हैं, घासखोर जानवर हैं, जबकि इनमें से जो पहले वाला है वो बाद वाले में से बहुत बड़ा है। पहले वाला कौन सा है, एलिफेंट, और बाद वाला में कौन सा, डियर। अब ये एक सिलसिला है, एलिफेंट एंड डियर, ये एक सीरीज है, एक सिलसिला है। तो उस सिलसिले में ऑर्डर के लिहाज से एलिफेंट पहले आ रहा है, डियर बाद में आ रहा है, इसलिए एलिफेंट जो है ये फॉर्मर है एंड डियर जो है ये लेटर है। एक और एग्जांपल देखते हैं। बोथ अली एंड नवीद आर प्लेयर्स, द फॉर्मर इज कैप्टन व्हाइल द लेटर इज वाइस कैप्टन ऑफ द टीम। बिल्कुल पहले वाले सेंटेंस की तरह अली और नवीद दोनों खिलाड़ी हैं, जबकि जो पहला है वो कैप्टन है और बाद वाला वाइस कैप्टन है। अब यहाँ पे देखिए अली एंड नवीद, ये एक सिलसिला है, एक सीरीज है दो अफराद की। अब इसमें अगर हम तरतीब में जाएं, ऑर्डर में जाएं, तो अली पहले आ रहा है, नवीद बाद में आ रहा है, तो इसीलिए हम अली को ज़ाहिर कर रहे हैं फॉर्मर के साथ और नवीद को ज़ाहिर कर रहे हैं लेटर के साथ। नेक्स्ट है जी इनर एंड आउटर। इनर मीन्स इन द इनसाइड आर फ्रॉम द इनसाइड। इनर का मतलब है अंदर वाली साइड से या अंदर वाली साइड में, अंदर वाली साइड, इन द इनसाइड अंदर वाली साइड में, फ्रॉम द इनसाइड अंदर वाली साइड से। इसी तरह एंड आउटर मीन्स इन द आउटसाइड आर फ्रॉम द आउटसाइड, यानी बाहर वाली साइड में या बाहर वाली साइड से। अभी इनका सेंटेंस के अंदर यूज देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। द इनर साइड ऑफ दिस रूम इज नॉट क्लीन। अंदरूनी जो साइड है इस रूम की, या अंदर वाली साइड से या अंदरूनी तौर पर ये जो कमरा है ये साफ नहीं है। सारी बात है, कमरा है, एक वो अंदर से है, जैसे अभी मैं रूम के अंदर खड़ा हूँ, एक उसका एक्सटीरियर है, बाहर वाली साइड, तो अंदर वाली साइड की बात हो रही है, तो इसलिए हमने इनर को यूज किया। नेक्स्ट है देयर आर लॉट्स ऑफ स्टेन्स ऑन द आउटर वॉल ऑफ द रूम। हाँ जी, जो बैरूनी दीवार है कमरे की, ठीक है, उसके ऊपर बहुत से दाग हैं। तो इसका मतलब है आउटर का मतलब है बाहर वाली साइड से, ठीक है, बैरूनी साइड से। तो आप सिंपली कह सकते हैं इनर को अंदरूनी साइड और आउटर को बैरूनी साइड। ये अटर, अटर रिफर्स टू समथिंग एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है जिसमें किसी किस्म की कोई शक की गुंजाइश ना हो, जिसमें कोई दूसरी राय ना हो, यानी एब्सोल्यूट का मतलब है बिल्कुल, आप कह लें एग्जैक्ट, ठीक है ना। जैसे कि अभी दिस गर्ल इज एन अटर फूल, ये लड़की तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, फूल है, ठीक है। ही गेव मी एन अटर रिप्लाई, उसने मुझे एक सख्त जवाब दिया, यानी अटर बिल्कुल एब्सोल्यूट, जिसमें मतलब उसमें कोई लगी छुपी बात नहीं है, एग्जैक्ट बात जो है वो बता दी गई है। शी स्पोक अटरली, ठीक है, तो उसने एब्सोल्यूट तौर पर बात की है, ठीक है। अब यहाँ पे अटरली है तो बेसिकली ये स्पोक को एक्सप्लेन कर रहा है, या वर्ड की वो बोली है, तो वो किस तरह से बोली है। स्पोक वर्ब है और जो वर्ड वर्ब को एक्सप्लेन करता है उसे एडवर्ब, एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे अटरली जो है मीनिंग उसका एब्सोल्यूटली के मतलब एब्सोल्यूट में ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये एडवर्ब भी है, ये भी ध्यान में रखना है। तो अटर का मतलब होता है एब्सोल्यूट, ये यानी हतमी,
किसी ऐसी चीज़ के बारे में यूज़ करते हैं जो बिल्कुल हतमी हो, आखिरी हो, उसमें मज़ीद कोई गुंजाइश ना हो, उसके अंदर किसी मॉडिफिकेशन की, मज़ीद एक्सप्लेनेशन की, ठीक है, किसी शक व शुबे वाली बात ना हो, बिल्कुल एग्जैक्ट हो। जिसके अंदर हम चंद मखसूस एडजेक्टिव्स जैसा कि एंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर एंड माइनर के यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम यूज़ समझेंगे एंटीरियर एंड एक्सटीरियर का। एंटीरियर मीन्स फ्रॉम इनर साइड एंड एक्सटीरियर मीन्स फ्रॉम आउटर साइड। जी सिंपल, एंटीरियर का मतलब है अंदर वाली साइड से, यानी आप कह लें अंदरूनी तौर पर, ठीक है। और एक्सटीरियर का मतलब होता है फ्रॉम आउटर साइड, बाहर वाली तरफ से, या आप कह लें बैरूनी तरफ या बैरूनी साइड। तो सिंपली एंटीरियर मीन्स अंदरूनी, एंटीरियर मीन्स अंदरूनी और एक्सटीरियर मीन्स बैरूनी। जैसे कि ये कमरा है तो इसके अंदर वाली साइड जो है, सारी चारों दीवारें जो कि नज़र आ रही हैं इस वक्त मुझे, ये एंटीरियर है। अब बाहर क्या है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो मैं बाहर खड़े होकर जब रूम की तरफ देखूंगा तो जो बाहर से हमें जो मंजर नज़र आ रहा है वो इस कमरे का एक्सटीरियर होगा। जी, द एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ दिस रूम आर पेंटेड ग्रीन while the interior walls are रेड कलर। जी, ये जो कमरा है इसकी बाहर वाली दीवारें जो हैं वो ग्रीन कलर में पेंट हुई हुई हैं और अंदर वाली जो दीवारें हैं वो रेड कलर में पेंट हुई हुई हैं। या आप कह सकते हैं कि बैरूनी तरफ से ये कमरा जो है ये सब्ज रंग में पेंट हुआ है और अंदरूनी तरफ से ये कमरा जो है ये सुर्ख कलर के अंदर या रेड कलर के अंदर जो है पेंट हुआ है। द इंटीरियर ऑफ दिस हाउस इज मोर फर्निश्ड देन एक्सटीरियर। अब इंटीरियर में घर का अंदर वाली तमाम चीज़ें आ जाती हैं, अंदरूनी तौर पर। जैसे हम कहते हैं ये घर का इंटीरियर बहुत ज़बरदस्त हुआ है, तो इंटीरियर के अंदर आपने जो भी घर के अंदर जो भी अप्लाइंसेस है, जो कुछ आपने घर के अंदर किया है वो सारे का सारा इंटीरियर के अंदर आ जाता है। अब जब ओवरऑल हम घर के अंदर बात कर रहे हैं ना, तो घर की अंदरूनी दीवारें, घर के जो अंदर रूम्स हैं, रूम्स की अंदरूनी दीवारें और रूम्स की बैरूनी दीवारें में ये सारा कुछ इंटीरियर में आएगा। यानी एक आपका घर है, उसकी जो बाउंड्री है, उसकी अगर हम इंटीरियर की बात करते हैं तो अंदर जो घर के अंदर कमरे आ रहे हैं उनकी अंदरूनी और बैरूनी दीवार, यानी सब कुछ जो भी घर के अंदर है वो इंटीरियर के अंदर आएगा, क्योंकि हम ओवरऑल घर की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक रूम की बात करेंगे तो फिर रूम के अंदर वाली साइड इंटीरियर होगी और रूम के बाहर वाली साइड एक्सटीरियर होगी। यहाँ पे हम रूम का जिक्र नहीं कर रहे, यहाँ हम घर का जिक्र कर रहे हैं। तो घर की अंदर वाली साइड जो है, अंदर में अब जो कमरे हैं उनकी बैरूनी और अंदरूनी दोनों साइड जो है इंटीरियर में आ जाएगी। घर की जो बैरूनी साइड है वो एक्सटीरियर में चली जाएगी। अच्छा, एक लफ्ज़ है जी अल्टीरियर, ये इसमें स्टूडेंट्स को बड़ी कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इस वर्ड को लोग जो हैं वो एक्सटीरियर के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, यानी आउटर साइड इसको समझते हैं। लेकिन ये अल्टीरियर का मतलब होता है खुफिया या दरे पर्दा, पोशीदा। जैसे हम कहते हैं ना कि यार ये बंदा जो बात कर रहा है ना, इसकी बात के पीछे कोई हिडन मोटिव है इसका, ठीक है ना, जो कि नज़र नहीं आ रहा, हिडन मोटिव। तो आप कह सकते हैं अल्टीरियर मोटिव, ठीक है ना। तो ये आपका अल्टीरियर जो है ये हिडन, लेटेंट, पशीदा, पिन्हा, इनके मीनिंग्स में आता है। अभी हम सेंटेंस के अंदर इसको देखेंगे तो पता चल जाएगा। अल्टीरियर मीन्स लेटेंट, यानी कि पशीदा, पिन्हा, दर पर्दा, खुफिया, ठीक है। द अल्टीरियर मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ऑब्सक्योर, यानी ये जो इसने स्टेटमेंट दिया है इसके पीछे जो इसका एक्चुअल मीनिंग है, ठीक है, जो इसका बेसिक मीनिंग है जो ज़ाहिरी तौर पे हमें नहीं शो हो रहा, वो मुबहम है, यानी कि समझ नहीं आ रही कि इसके पीछे मोटिव क्या है स्टेटमेंट के पीछे। His ulterior motives behind this offer is obvious now, यानी ये जो पेशकश है की गई है इसके पीछे जो इसका खुफिया एजेंडा है, खुफिया जो मोटिव है, जो हिडन मोटिव है इसका, अल्टीरियर मोटिव, वो अभी जो है वो ज़ाहिर हो चुका है, ऑब्वियस हो गया है, ठीक है, यानी क्या वो खुफिया नहीं रहा। अच्छा जी, मेजर एंड माइनर। अच्छा, यहाँ पे मेजर का वर्ड आर्मी के लिए भी यूज़ होता है, तो वो एक जस्ट डेजिग्नेशन है ये मेजर, ठीक है। तो उसमें मेजर माइनर वाली सेंस नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। Major refers to something of main value or importance, while minor refers to something less important or to something of least value। जी, मेजर का मतलब होता है जो आप कह लें कि मेन, किसी चीज़ का मेन हिस्सा, ठीक है, या आप कह लें कि मेन वैल्यू या इम्पोर्टेंस की जो चीज़ होगी ना किसी भी
यानी आप कह लें सिचुएशन है, चाहे चाहे कोई चीज़ है, तो उसमें जो मेन वैल्यू या मेन इंपॉर्टेंस जिस चीज़ की होगी उसको हम मेजर कहेंगे, ठीक है। या एक फ़र्ज़ करें ये बोर्ड ही है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे एक स्टेन है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जो मेजर पार्ट है बोर्ड का वो साफ़ है, यानी उसमें स्टेन नहीं है, सिर्फ एक माइनर हिस्सा है जिसके ऊपर स्टेन है। तो मेजर का मतलब आप कह सकते हैं मेन पार्ट, ठीक है, जब किसी चीज़ की बात करते हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस के लिहाज से या वैल्यू के लिहाज से जिसकी ज़्यादा वैल्यू है, जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो मेजर है, और जिसकी वैल्यू कम है, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट है या कम से कम वैल्यू की जो चीज़ है उसे हम लीस्ट कहेंगे। जैसे कि मेजर पार्ट ऑफ द व्हीकल वाज सर्वाइव्ड इन द एक्सीडेंट व्हाइल देयर वर माइनर इश्यूज विद द इंजन। जी, अब एक्सीडेंट हुआ है, अल्लाह ना करे किसी का हो, एक्सीडेंट हुआ है तो कार का इंजन थोड़ा सा डैमेज हुआ है, तो बाकी सारी कार बिल्कुल ठीक है, तो फिर ऐसी सिचुएशन हम ये कहेंगे कि मेजर जो पार्ट है कार का, गाड़ी का, वो बिल्कुल ठीक है, इंजन के साथ मामूली सा मसला हुआ है तो वो माइनर इशू है। इसका रिवर्स ये है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ी सी गाड़ी ठीक है, बाकी सारी तबाह हो गई है, तो आप फिर हम इसके लिए कहेंगे कि जो मेजर पार्ट ऑफ द व्हीकल इज डैमेज, यानी ज़्यादातर वो डैमेज हो गई है, थोड़ा सा हिस्सा जो माइनर पार्ट जो है वो सर्वाइव हुआ है। अच्छा जी, हिज हेल्थ इज़ अ मेजर कंसर्न एंड हिज एज इज़ अ मैटर ऑफ माइनर इम्पोर्टेंस। जी, अब किसी बंदे की आप कह लें ओवरऑल उसकी जो है पर्सनालिटी को जज किया जा रहा है कि वो बंदा जो है किसी चीज़ के लिए फ़िट है या नहीं है, तो आप उसकी फ़िटनेस को जब चेक करना है तो फिटनेस में वो कहते हैं कि एज को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही, असल उसकी अहमियत दी जा रही है किसको, उसकी हेल्थ को। एक बंदा जो है उसकी एज चाहे ज़्यादा भी है लेकिन वो हेल्दी है तो वो फिट है, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए जो आप जिसके लिए असेस कर रहे हैं। एक बंदा है उसकी एज चाहे जितनी मर्जी कम है लेकिन उसकी फिट हेल्थ ठीक नहीं है तो वो बंदा फिट नहीं है। इसका मतलब है जब आप किसी बंदे की फिटनेस जो है उसको चेक कर रहे हैं तो जो हमारा क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया में मेजर वैल्यू जो है वो हमने हेल्थ को दी है, ठीक है, और जो उसकी एज है उसको कम वैल्यू दी है, वो माइनर इंपॉर्टेंस है, यानी एज ज़्यादा भी होगी कम भी हो जाएगी, एज के ज़्यादा कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असल फ़र्क हमें पड़ता है उसकी सेहत के कम या ज़्यादा होने से। तो इसका मतलब जो हेल्थ है वो मेजर कंसर्न है, और जो आपका कह लें एज जो है वो माइनर कंसर्न्स है। तो इसका आप इन शॉर्ट इसको अगर सम अप करें तो मेजर का मतलब है मेन वैल्यू या इंपॉर्टेंस, और माइनर का मतलब है जो है कम वैल्यू या कम इंपॉर्टेंस। और अगर आप किसी फिजिकल चीज़, जैसे मैंने आपको बोर्ड की एग्जांपल दी है कि यहाँ पे बोर्ड का एक छोटा सा हिस्सा डैमेज है फ़र्ज़ करें, तो मैं कह सकता हूँ मेजर पार्ट ऑफ द बोर्ड जो है वो फिट है, क्लियर है, ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा ख़राब है, इसका मतलब है माइनर पार्ट ऑफ द बोर्ड इज़ डैमेज। तो इस सेंस के अंदर भी यही मतलब है। इसके अंदर हम चंद मखसूस एडजेक्टिव्स जैसा कि अनफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर एंड जूनियर, इनके यूज़ को देखेंगे कि किस तरह से हम इनको इस्तेमाल करते हैं और क्या कन्फ्यूजन एंड वेरिएशन है इनके इस्तेमाल के अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दीज 7 एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन कंपैरेटिव फॉर्म but are followed by to instead of then because it is a rule that comparative adjectives ending in or are followed by preposition to rather than the word then। जी, तो उसमें ये जो आपको एडजेक्टिव्स नज़र आ रहे हैं साथ, पहली तो बात यह है कि ये कंपैरेटिव फॉर्म में यूज़ होंगे हमेशा। दूसरी बात, हमें पता है कि कंपैरेटिव डिग्री में अक्सर ही देन जो है उसका वर्ड यूज़ होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हुए, लेकिन ये एक रूल है कि ऐसे तमाम एडजेक्टिव्स जिनके आखिर में ओ आर हो, जैसे यहाँ पे सब के एंड में आप देख सकते हैं ओ आर है, तो ऐसे एडजेक्टिव्स के बाद में देन का वर्ड यूज़ नहीं होगा बल्कि प्रपोजिशन टू यूज़ होगी। तो इस रूल को आपने ध्यान में रखना है हमेशा के लिए। तो अभी देख लेते हैं इनकी चंद एग्जांपल्स को। इन्फीरियर, सुपीरियर। इन्फीरियर रिफर्स टू समथिंग लोअर, स्मॉलर, आर ऑफ लेस वैल्यू। जी, इन्फीरियर को अगर जनरली कहें तो घटिया, घटिया के मैनू यानी घटिया, कमतर। तो अब वो आपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक इसकी ट्रांसलेशन करनी है, यानी हर वर्ड के साथ आपने घटिया नहीं यूज़ कर देना, वो बुरा लगता है, लेकिन समझाने की खातिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्फीरियर का मतलब होता है कमतर, घटिया, कम दर्जे का, ठीक है। तो समथिंग लोअर, स्मॉलर आर लेस वैल्यू, व्हाइल सुपीरियर रिफर्स टू समथिंग हायर, लार्ज ऑफ मोर वैल्यू। जी, तो इन्फीरियर क्या है, घटिया, और सुपीरियर आला,
ठीक है, उम्दा। नवीद इज़ इन्फीरियर टू अली इन इंटेलिजेंस, नवीद जो है इंटेलिजेंस में अली से कम तर है। अब यहाँ पे घटिया कह देंगे तो ये एक बुरा लगेगा, ठीक है। तो इन्फीरियर टू अली यानी अली से वो कम तर है, किसमें? इंटेलिजेंस में। दिस कार इज इन्फीरियर टू दैट इन स्पीड, ये कार उस कार से स्पीड में कम तर है, ठीक है, इन्फीरियर। अलीज इंटेलिजेंस इज सुपीरियर टू नवीद। अब ये बात वही है लेकिन चेंज हो गया इसका स्टाइल। ये जो पहला सेंटेंस है इसका मीनिंग भी यही है, इसका मीनिंग भी यही है। अब ये है कि अली जो है इसकी इंटेलिजेंस जो है वो आप कह लें बेहतर है, आला है, किससे? नवीद से। दैट कार स्पीड इज सुपीरियर टू दिस कार, उस कार की स्पीड इस कार से आला है, उम्दा है, बेहतर है, हायर है, ठीक है। इसी तरह एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, anterior means preceding in time and space and posterior means proceeding in time and space। जी, जो आपका anterior है इसके लिए आप सिंपल याद करने की गरज से इसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं अगला, पहला, अगला या पहला, पहले आने वाले। और जो पोस्टीरियर है इसके बारे में आप कह सकते हैं आइंदा, आइंदा आने वाली, बाद में आने वाली या बाद वाली। यानी एंटीरियर का मतलब होता है अगला, पहला, यानी टाइम और स्पेस में जो चीज़ वक़्त और पोजीशन के लिहाज से पहले आ रही है उसको हम एंटीरियर कहेंगे। और टाइम और स्पेस यानी वक़्त और पोजीशन के लिहाज से जो चीज़ बाद में आ रही है, ठीक है, उसे हम कहेंगे पोस्टीरियर, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें सन है 2000, तो 2000 से पहले जो है 1999 तक वो क्या है? वो एंटीरियर हो गया। और 2000 के बाद जो है वो क्या हो गया? पोस्टीरियर। लेकिन 2000 के लिहाज से, ठीक है ना, 2000 यानी सन 2000 है उसके लिहाज से विद रेफर टू जो है 2000 सन जो है आपका इसके पीछे वाला जो ईयर्स हैं वो एंटीरियर में आ गए और बाद वाले पोस्टीरियर में। जी, इसी तरह इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। द एंटीरियर जनरेशंस लेफ्ट अ वैल्यूएबल लेगेसी फॉर पोस्टीरियर जनरेशंस, यानी जो पहले वाली नस्लें हैं, ठीक है, जो पहले वाली नस्लें यानी पहले जो लोग हैं उन्होंने एक बड़ी उम्दा जो है विरासत छोड़ी है, किन के लिए? पोस्टीरियर जनरेशंस के लिए, बाद में आने वाली नस्लों के लिए या आइंदा नस्लों के लिए जो बाद में आ गई हैं या आ रही हैं। इसी तरह द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रेन इज न्यू एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर। अब यहाँ पे आइंदा वाली बात नहीं करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे एंटीरियर अगले के मीनिंग में आ रहा है। देखें ना, ट्रेन लंबी है तो एक उसका अगला पार्ट है, आप कह लें जो इंजन के साथ, और एक पीछे वाला एंड वाले जो बोगी हैं उसके लिहाज से आप कह सकते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रेन इज न्यू एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर, यानी जो अगला हिस्सा है ट्रेन का वो पिछले हिस्से की निस्बत ज़्यादा जो है वो आप कह लें नया है। इसी तरह इंटीरियर एंड एंटीरियर। अब ये ए वाला जो इंटीरियर है ये तो वही है जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। और आई वाला जो एंटीरियर इसका मतलब क्या है? फ्रॉम इनर साइड, ये पीछे वाली वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। एंटीरियर मीन्स फ्रॉम इनर साइड वाइल एंटीरियर रिफर्स टू समथिंग प्रीसीडिंग इन टाइम एंड स्पेस। तो जब आप बात करते हैं इंटीरियर की, इसका मतलब यह है कि अंदर वाली साइड से, अंदरूनी तौर पे, ठीक है। ऐसे ही अब कमरा है तो इसकी दो साइड्स है, एक इंटीरियर साइड है, एक एक्सटीरियर साइड। इंटीरियर का मतलब है अंदरूनी और एक्सटीरियर का मतलब है बरूनी, यानी कि बाहर वाली साइड पे। तो एंटीरियर वॉल्स ऑफ दिस रूम आर पेंटेड ब्लैक, इस कमरे की जो अंदरूनी दीवारें हैं वो स्याह रंग में उनका पेंट हुआ है। द एंटीरियर पार्ट ऑफ दिस बुक इज मोर एक्यूरेट देन पोस्टीरियर। अब यहाँ पे आप ये नहीं गलती से आपने कह देना कि अंदरूनी तौर पे जो है बुक वो ज़्यादा बेहतर है बरूनी वाली साइड पे, नहीं। अब यहाँ पे एंटीरियर का मतलब अगला है और पोस्टीरियर का मतलब है बाद वाला यानी पिछला। तो इसमें आप कह सकते हैं कि फ़र्ज करें एक बुक जो है 100 पेजेस की है, तो जो पहले वाले पेजेस हैं 1 to 10 1 to 20, जो पहले वाले पेजेस हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। एंड वाले पेजेस आप कह लें 80 to 100 या जो भी आप उसमें कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या, अगला हिस्सा जो है बुक का यानी आगे से ज़्यादा एक्यूरेट है, पीछे से वो इतने एक्यूरेट नहीं है। इसी तरह सीनियर और जूनियर ये नॉर्मली आप यूज़ करते हैं आम रूटीन लाइफ में। सीनियर रिफर्स टू समथिंग हायर इन रैंक, एज, टाइम, स्पेस एंड वैल्यू आर इम्पोर्टेंस, while junior means someone lower in rank, age, time, space and value are importance। तो सिंपल आप इसको याद करने के लिए ज़हन में रख लें, सीनियर का मतलब होता है बड़ा और जूनियर का मतलब होता है छोटा। अब बड़ा किस में? वो रैंक में बड़ा हो सकता है, एज में बड़ा हो सकता है, टाइम में, स्पेस में, वैल्यू में और इम्पोर्टेंस में, ठीक है। तो सीनियर बड़ा, जूनियर जो है वो छोटा। अच्छा, सीनियर और जूनियर के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात है याद रखने वाली, ये है सीनियर और जूनियर आर मोस्टली यूज फॉर पर्सनस एंड समटाइम्स फॉर एनिमल्स बट दे आर नॉट यूज फॉर थिंग्स। जी, सीनियर और जूनियर जो हैं ये जानवर हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर जानवर बहुत कम, मोस्टली ये पर्सनस के लिए यूज़ होता है।
लेकिन चीज़ों के लिए आपने कभी सीनियर एंड जूनियर नहीं यूज़ करना है। मिसाल के तौर पर आपकी एक गाड़ी है, उसका मॉडल पहले वाला है और बाद वाला एक मॉडल है, तो आप कहें ये सीनियर है वो जूनियर गाड़ी है, तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा जी, तो अब इनका सेंटेंसेस के अंदर हम यूज भी देख लेते हैं। अमजद इज जूनियर टू ऑल हिज कोलीग्स। अमजद अपने तमाम कोलीग्स से छोटा है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं एडजेक्टिव के बाद में ओ आ रहा है आखिर में, तो टू लग रहा है इसके बाद प्रीपोजिशन। आर ऑफ आर क्लास फेलोज आर सीनियर टू हर, उसके तमाम क्लास फेलोज उससे बड़े हैं। अब सीनियर किस में है, यहाँ पे जो इम्प्लाइड मीनिंग आ रहे हैं वो एज के लिहाज से हैं, लेकिन रैंक में भी हो सकते हैं, किसी और चीज़ में भी हो सकते हैं। रैंक में तो खैर नहीं होंगे क्योंकि क्लास फेलोज हैं, तो रैंक क्लास के लिहाज से सबका होगा। यहाँ में कोलीग में भी के लिहाज से भी रैंक सबका सेम है, तो यहाँ पे जो इम्प्लाइड मीनिंग वो एज का ही आ रहा है। बाकी आप कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि वो किस चीज़ में बड़ा है और किस चीज़ में छोटा है। प्रायर, प्रायोर, प्रायोर का मतलब होता है रिफर्स टू समथिंग फर्स्ट इन अ सीरीज, यानी एक सिलसिला है, ठीक है। तो उस तरतीब, सिलसिले की जो तरतीब है उसमें जारी बात है कोई चीज़ पहले है कोई बाद में है, तो जो पहले आ रही है किसी सिलसिले में, किसी सीरीज में, किसी खास तरतीब में, एक या एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो जो पहले आ रही है उसे हम कहेंगे प्रायोर। तो इन अ सीरीज आर समथिंग दैट हैपन्स बिफोर समथिंग, यानी ऐसी चीज़ जो किसी तरतीब में पहले आ रही है, या कोई भी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ से पहले वाक़या हो रही है, उसके बारे में भी हम प्रायोर कह सकते हैं। अभी हम सेंटेंसेस में इसका यूज़ देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हर डेथ वॉज प्रायोर टू हर ब्रदर्स मैरिज, हाँ जी, उसकी जो मौत है उसके भाई की शादी से पहले वाक़या हुई। प्रायोर यानी एक उसकी मौत है और एक भाई की शादी है, तो मौत चूँकि भाई की शादी से पहले हो रही है तो इसलिए जो डेथ है वो प्रायोर टू मैरिज है। हर अराइव्ड, ही अराइव्ड प्रायोर टू अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट, हाँ जी, वो पहुंचा रिजल्ट के जो है अनाउंस होने से पहले, ऐलान से पहले। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये सीरीज़ है, दो चीज़ें, एक उसका पहुंचना है और एक रिजल्ट की अनाउंसमेंट है। तो दोनों में चूँकि वो पहुंचा पहले है तो इसलिए अराइव्ड प्रायोर टू अनाउंसमेंट, ये इस तरह से यूज़ होगा। जिसके अंदर हम चंद मखसूस एडजेक्टिव्स जैसा कि स्क्वायर, राउंड, परफेक्ट, इटर्नल, यूनिवर्सल एंड यूनिक, इसके यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स थोड़ा सा मैं डिस्कस करूं हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट को। देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, वो किसी क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है किसी चीज़ की, ठीक है। अब वो जो क्वालिटी है उसकी जो इंटेंसिटी है वो वेरिंग हो सकती है, कम हो सकती है किसी चीज़ में, कोई क्वालिटी कोई ज़्यादा हो सकती है, दरमियाने दर्जे की हो सकती है। तो ये जो वेरिंग डिग्रीज ऑफ क्वालिटीज़ है उसको एक्सप्रेस करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हमने डिग्रीज बनाई हुई हैं एडजेक्टिव्स की, जिसमें पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, और हमने उनमें उनको डिटेल में पढ़ा भी है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो एडजेक्टिव्स की डिग्रीज जो हैं वो अमूमन होती हैं किस लिए कि जिस क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं उसकी जो बदलती हुई हालत है, यानी वो क्वालिटी उसके अंदर कितनी पाई जाती है, उस चीज़ के अंदर उस क्वालिटी की इंटेंसिटी क्या है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए फिर वो डिग्रीज यूज़ होती हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि उनकी डिग्रीज नहीं होती, वो जस्ट आप क्वालिटी को एक्सप्रेस करेंगे, क्वालिटी की डिग्रीज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि जिन क्वालिटीज़ को एडजेक्टिव्स एक्सप्रेस करते हैं वो क्वालिटीज़ होती ही एब्सोल्यूट हैं। एब्सोल्यूट से मुराद ये है कि उन क्वालिटीज़ की डिग्रीज नहीं हो सकती। जैसे अब एक चीज़ हम कहते हैं जी फ़लाँ चीज़ स्क्वायर है, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ चीज़ कम स्क्वायर है, फ़लाँ चीज़ ज़्यादा स्क्वायर है। एक चीज़ राउंड है तो हम ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ चीज़ ज़्यादा राउंड है, एक फ़लाँ चीज़ जो है कम राउंड है। तो राउंड, स्क्वायर, ये क्या है, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, एब्सोल्यूट इनकी ये क्वालिटी है, इसकी डिग्रीज नहीं है। तो लिहाजा ये जो हमारे एडजेक्टिव जो आपको नज़र आ रहे हैं, स्क्वायर, राउंड, परफेक्ट, अब परफेक्ट का मतलब परफेक्ट है, ऐसा नहीं हो सकता आप कह सकते हैं कि कोई चीज़ कम परफेक्ट है या कोई चीज़ ज़्यादा परफेक्ट है। तो चलें इसको एग्जांपल्स की मदद से स्टडी करते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ तो आ गई होगी। देयर आर सम एडजेक्टिव्स दैट एक्सप्रेस क्वालिटीज बट दे डू नॉट एडमिट ऑफ डिफरेंट डिग्रीज। जी, एडजेक्टिव्स हैं जो क्वालिटीज़ को तो एक्सप्रेस करते हैं लेकिन उनकी डिग्रीज नहीं होती। क्यों? बिकॉज द क्वालिटीज दे एक्सप्रेस डू नॉट एग्जिस्ट इन वेरिंग डिग्रीज। उसकी वजह यह है कि जिन क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं वो वेरिंग डिग्री में नहीं पाई जाती। जैसे कि अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि स्क्वायर है, राउंड है, परफेक्ट है, इनकी वेरिंग डिग्रीज नहीं है, ये एब्सोल्यूट क्वालिटीज़ हैं।
सो सच एडजेक्टिव्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड, तो ये एडजेक्टिव जो हैं ये कंपेयर नहीं किए जा सकते, जैसे स्क्वायर, राउंड, परफेक्ट, इटर्नल, यूनिवर्सल एंड यूनिक एटसेट्रा. These adjectives cannot be used in comparison because a thing cannot be more or less square, round or perfect. जी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले कि ये कंपैरिजन में एडजेक्टिव इसलिए यूज नहीं होते कि जिस क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं वो एब्सोल्यूट होती है, उसकी वेरिंग डिग्रीज होती नहीं है. मिसाल के तौर पर हम नहीं कह सकते कि कोई चीज़ ज़्यादा स्क्वायर है, कोई चीज़ कम स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर तो एक एब्सोल्यूट है. एक चीज़ अब चौरस है, स्क्वायर है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कोई एक चीज़ ज़्यादा स्क्वायर है, कम स्क्वायर है. इसी तरह राउंड के बारे में या परफेक्ट के बारे में द रीज़न बिहाइंड इट हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन, पहले बताया जा चुका है. आई द क्वालिटीज दे एक्सप्रेस डू नॉट अकर इन वेरिंग डिग्रीज. जी ये बात बता चुका हूँ. However, in case of the adjective perfect, we can use the word most in order to express the meaning of very. जी अब perfect भी एब्सोल्यूट के मीनिंग में ही आती है. हम ये नहीं कह सकते कि लेस परफेक्ट या मोर परफेक्ट. कंपैरिजन में आप नहीं यूज कर सकते. हाँ मतलब एक चीज़ परफेक्ट है और दूसरी चीज़ उससे भी ज़्यादा परफेक्ट है, यानी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, तो दो ऐसी चीज़ों के लिए फिर आप परफेक्ट से पहले मोस्ट लगा देते हैं. अब यहाँ पे मोस्ट जो है ये सुपरलेटिव के मीनिंग नहीं दे रहे, ठीक है. यहाँ मोस्ट मीनिंग दे रहा है वेरी, वेरी के, जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा हुआ पिछली वीडियोस के अंदर कि जो मोस्ट है ये वेरी के मीनिंग भी देता है. तो परफेक्ट के बारे में आपने ध्यान में रखनी है कि परफेक्ट जो है उसके साथ यानी उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए आप उसके साथ मोस्ट लगा सकते हैं, जिसका मतलब होता है वेरी. और ये एक सेंटेंस के अंदर इसका यूज भी देख लेते हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए. दिस इज द मोस्ट परफेक्ट पिक्चर दैट यू हैव एवर मेड, यानी आपने अभी तक जितनी भी पिक्चर्स बनाई हैं ये उनमें सबसे बेहतरीन यानी परफेक्ट है, ठीक है, कामिल पिक्चर है. अब ये आप देख सकते हैं कि बंदा है, कोई पेंटर है, उसने पिक्चर्स बहुत सारी बनाई हैं, यानी शुरू से बनाता आ रहा है. अब जिस पिक्चर का जिक्र किया जा रहा है उस पिक्चर के बारे में कहा जा रहा है कि ये मोस्ट परफेक्ट पिक्चर है. मोस्ट परफेक्ट से मुराद ये है कि जो उसने पहले पिक्चर्स बनाई हैं उन पिक्चर्स में भी बहुत सी पिक्चर्स ऐसी हैं जो बहुत उम्दा और आला हैं, बड़ी परफेक्ट हैं, ठीक है. उसकी दूसरी पिक्चर्स भी बड़ी परफेक्ट हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये जो पिक्चर बताई है ना ये परफेक्ट से भी परफेक्ट है, यानी कि मोस्ट परफेक्ट है, वेरी परफेक्ट है. व्यूअर्स हम स्टडी कर रहे हैं इर्रेगुलर कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव के रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वीडियो से पहले हमने इस टॉपिक को अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ लिया है. इस वीडियो में हम सिर्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज को ही सॉल्व करेंगे. अच्छा जी, अब प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करवाने का मकसद ये है कि इसका डुअल बेनिफिट है स्टूडेंट्स को. एक तो ये है कि आपने पहले जो कुछ पढ़ रखा है इस टॉपिक से रिलेटेड, यहाँ पे आके आपकी एक सेल्फ असेसमेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो आप आंसर से अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसको आपको उसकी कितनी समझ आ गई. और दूसरा ऑफ कोर्स ये आपको एक प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाता है प्रैक्टिस करने के लिए. मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि लैंग्वेज इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी लैंग्वेज जो स्ट्रॉन्ग होगी और आप उसके माहिर बनेंगे. सिर्फ ग्रामर के रूल्स को समझ लेने से आप कभी भी एक अच्छा लिखने वाला नहीं बन सकते जब तक कि आप उन रूल्स की प्रैक्टिस नहीं करते. तो इसीलिए हमारे चैनल पे जो सिस्टम है हमारा पढ़ाने का वो यही है कि जब भी एक टॉपिक ख़त्म होता है तो हमारी कोशिश होती है कि उससे रेलेवेंट जो है हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को ज़रूर सॉल्व करवाएं, ताकि स्टूडेंट्स की असेसमेंट भी हो जाए और उनको प्रैक्टिस मटेरियल भी अवेलेबल हो जाए. और ये सॉल्व होती हैं सारी, अनसॉल्व नहीं होती. तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें उतना ही आपके लिए बेहतर है. लेकिन यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मटेरियल नहीं अवेलेबल करवा सकते. कोशिश मेरी होती है जितना ज़्यादा मैं स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल करूँ यहाँ पे चैनल पे. लेकिन अगर आप मज़ीद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हर वीडियो के आखिर में मैंने रिकमेंडेड बुक्स दी हुई हैं. उन बुक्स के अंदर प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व जो हैं टॉपिक वाइज हैं, तो आप मज़ीद आपको वहाँ से भी प्रैक्टिस करनी चाहिए. बुक्स के हवाले से मैं आपको बता दूं कि सारी ही बुक्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है. एक वक्त में आपने जस्ट एक आध या दो बुक्स के से आपने जो है वो कंसल्ट करना है उनको. उसका तरीकाकार ये है कि बुक शॉप पे जाएं, सारी बुक्स को एक मरतबा देख लें, जो आपको सूट करती है एक वक्त में एक दो परचेज़ कर लें. जब वो ख़त्म हो जाए मज़ीद ज़रूरत हो तो मज़ीद आप बुक परचेज़ कर लें. और डिफरेंट ग्रेड्स की डिफरेंट लेवल्स की बुक हैं. डेफिनेटली इंग्लिश प्रोफिशेंसी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं
वो डिफरेंट लेवल्स के लिए डिफरेंट होती हैं। मतलब एक 8th का स्टूडेंट है, एक मैट्रिक का स्टूडेंट है, एक ग्रेजुएशन है, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होना चाह रहा है, तो उनकी रिक्वायरमेंट डेफिनेटली डिफरेंट होगी। तो रिक्वायरमेंट के लिहाज से जो है बुक्स मैंने सजेस्ट की हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से बुक को चूज़ करें, आप उनमें मज़ीद प्रैक्टिस करें। खैर यहाँ पे भी एनफ मटेरियल है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ पे जो चैनल पे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज दी हैं उससे ही आपका जो है मसला हल हो जाएगा। इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे इस एक्सरसाइज में कैटेगरीज बनी हुई हैं, टॉपिक वाइज जो हैं वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसा कि हमने ये फादर एंड फर्दर, ओल्डर एंड एल्डर, नियरेस्ट एंड नेक्स्ट, ये सारे हमने अलग-अलग से स्टडी किया है इनको इरेगुलर कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव के टॉपिक के अंदर। तो अब टॉपिक वाइज ही फिर इनकी जो है ना एक्सरसाइज को अरेंज कर दिया, ताकि जब आप इनको स्टडी करें टॉपिक्स को, तो आपको फिर प्रैक्टिस जो है वो भी टॉपिक वाइज आपकी हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादा आपके लिए इसमें बेहतर है। आप करेंगे तो आपको इस बात की समझ आ जाएगी। यहाँ पे नीचे आंसर्स भी दिए हुए हैं, आपने अपनी प्रैक्टिस इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसको सॉल्व करें। फिर आपने अपने आंसर्स को यहाँ पे दिए गए आंसर्स के साथ टैली कर लेना है। अगर तो आपकी एक आध गलती है, इसका मतलब है आपको पीछे वाला टॉपिक की समझ आ गई है। लेकिन अगर आपकी गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं तो उसका मतलब है आपको मज़ीद अभी इस टॉपिक को समझने की ज़रूरत है। तो पीछे जाएँ, टॉपिक को दोबारा पढ़ें, इसको रिपीट करें बार बार, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करें। इसके अलावा बुक्स में जो एक्सरसाइज दी उनको भी सॉल्व करें। तो जब आपके एक सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स नहीं आ जाते एक एक्सरसाइज के अंदर, उतनी देर तक आपने कोशिश करनी है कि नेक्स्ट टॉपिक में ना आ जाए। तो एक टॉपिक को क्लियर करें, फिर नेक्स्ट में जाएँ। यहाँ आंसर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जगह कम थी, ज़रा बारीक लिखा हुआ हो सकता है आपको समझ ना आए, तो मैं बोल के भी आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको लिखा हुआ समझ ना आए तो आप सुन के जो है अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं। तो मैं बोलने लगा हूँ 1 फर्दर, 2 फर्दर, 3 फार्दर, फादर और फर्दर तीसरे में दोनों ही हैं। चौथा फर्दर, 5th फर्दर, 6 एल्डर, 7th ओल्डर, 8th एल्डर, 9th ओल्डर, 10th एल्डर, 11 नियरेस्ट, 12 नियरेस्ट, 13 नियरेस्ट, 14 नेक्स्ट, 15 नेक्स्ट, 16 लेटर, 17 लेटर, 18 डबल टी वाला लेटर, 19 डबल टी वाला लेटर, 20 डबल टी वाला लेटर, 21 eldest, 22 oldest, 23 eldest, 24 oldest, 25 oldest, 26 last, 27 last, 28 latest, 29 last, 30 latest। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये सेल्फ टेस्ट है आपके लिए, सेल्फ एवेल्यूएशन है। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। इस एक्सरसाइज के बाद हमारा ये वाला जो टॉपिक है इर्रेगुलर कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।